चीन ने सरहद पर भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की बिकाऊ मीडिया के तेवर से यह लगता है कि यह भारत को चीन के विरुद्ध एक युद्ध में झोंकना चाहते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ड्रैगन पर होगा प्रहार। चीन के ड्रैगन के सामने क्रोधित मुद्रा में भगवान श्री राम है और वो धनुष और बाण के साथ ड्रैगन का वध करने की तैयारी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि अब सुलह नहीं संग्राम होगा। अब सुलह नहीं संग्राम होगा। यह अनपढ़ गवार पत्रकारों को चीन पाकिस्तान लगता है, जिसके ऊपर आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, 3-4 मिसाइल मार सकते हैं और वह पलटवार नहीं करेगा। उन्हें यह नहीं समझ में आता कि जैसा पाकिस्तान से भारत 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से 5 चीन से हैं। चीन अपनी मिलिट्री पर भारत की तुलना में 3 गुना ज्यादा खर्च करता है। चीन ने 60 से ज्यादा देशों को अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत $5 ट्रिलियन मतलब 400 लाख करोड़ का लोन दिया है। इन कारणों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। भारत जो व्यवहार पाकिस्तान के साथ कर सकता है वह चीन के साथ नहीं कर सकता। और यह अनपढ़ अभिमानी लोग भारत का युद्ध चीन के साथ कराना चाहते हैं, पर भारत के मुसलमान हमारे देश का भला चाहते हैं। और इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि चीन इतना शक्तिशाली हुआ कैसे। क्या भारत चीन से आए पदार्थों का बहिष्कार कर सकता है और इस स्थिति में भारत क्या कर सकता है। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीन की आर्थिक सुधार की कहानी 1979 में चालू होती है, जब चीन के राष्ट्रपति डेंग जियोपिंग ने चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया के लिए खोला। यही चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के लिए 1991 में की। चाइना के 1979 के सुधार भूमि के सुधार थे, वह कानून के सुधार थे, वह श्रम के सुधार थे। और चाइना की सरकार विदेशी कंपनियों को चाइना में पदार्थ बनाने के लिए भारी पैमाने पर खर्चे किए। प्रोत्साहन राशि के द्वारा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा पदार्थ बनाने वाला देश बन गया। दुनिया की सारी कंपनियां चाइना की सस्ती मजदूरी और सस्ती मुद्रा का फायदा उठाने के लिए अपने पदार्थ चाइना में बनाना चालू कर दिए। यह एक अर्थशास्त्र का नियम है। जब एक ही जगह पर पदार्थ पूरी दुनिया के लिए बनाए जाते हैं तो पदार्थ बनाने वाली कंपनियां पदार्थ बनाने का खर्चा काफी बड़े पैमाने पर कम कर सकती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जब अपने आत्मनिर्भर भारत के भाषण में एयर कंडीशनर्स पर बात कर रहे थे, वह शायद यह नहीं जानते थे कि चाइना पूरी दुनिया के लिए जब एयर कंडीशनर्स बनाता है तो वही चीज इंडिया की तुलना में वो 20 से 30% सस्ते में बना सकता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी कोई चीज बनाना चाहती है वह उसके लिए एक प्लांट डालती है, वह चीज बनाने के लिए सामान खरीदती है। और जब भारत के एयर कंडीशन बनाने वाले भारत की मांग के हिसाब से प्लांट डालते हैं और एयर कंडीशनर बनाने का सामान खरीदते हैं, उसकी तुलना में चाइना की कंपनी वाले प्लांट पूरी दुनिया की मांग के हिसाब से डालते हैं और पूरी दुनिया की मांग का सामान खरीदते हैं। उनका जो प्लांट है पर यूनिट बेसिस पर, मतलब पर एयर कंडीशनर के हिसाब से उनके प्लांट का खर्चा पूरी दुनिया की मांग से विभाजित होकर, और जब वो सामान खरीदना चाहते हैं पूरी दुनिया की मांग के हिसाब से सामान खरीदते हैं, उन्हें यह सामान सस्ता मिलता है। और इसीलिए एक एयर कंडीशनर जब चाइना में बनता है भारत की तुलना में 20 से 30% सस्ता बनता है। यही रणनीति चाइना ने सारी की सारी चीजों पर लगाई और पूरी दुनिया की तुलना में चाइना में जो सामान बनता है वो सबसे सस्ता होता है। इसी तरह पूरी दुनिया की कंपनियों ने जब चाइना में पदार्थ बनाना चालू किया तो चाइना के लोगों को रोजगार मिला, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की समझ बढ़ी और चाइना ने अपनी खुद की कंपनियां लगाना चालू किया। इसी तरह वही कंपनी जो सैमसंग के लिए फोन बनाती थी, उसने अपने खुद के फोन सैमसंग से बेहतर बनाना चालू किया और ओप्पो और वन प्लस जैसे ब्रांड सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। जब दुनिया की सारी कंपनियां अपने पदार्थ चाइना में बनाना चालू कर चुकी थी, चाइना की अर्थव्यवस्था 2005 में $2 ट्रिलियन से अगले 15 सालों में 8 गुना बढ़कर $16 ट्रिलियन हो गई। चाइना की सरकार ने अपनी बढ़ती आय का दुनिया भर में निवेश करना चालू किया। इन 15 सालों में चाइना की सरकार ने यूरोप में 60 कंपनियां खरीदकर $300 बिलियन मतलब 22 लाख करोड़ का निवेश किया। यही चीज उन्होंने अमेरिका में की। $150 बिलियन निवेश कर 50 कंपनियां अमेरिका की खरीदी। और 2017 में चाइना के राष्ट्रपति का मेगा प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। यह ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे चाइना अपने आप को 70 देशों के साथ जोड़ना चाहता था। और इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने यह 70 देशों में $5 ट्रिलियन
मतलब 400 लाख करोड़ का निवेश किया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा चाइना ने भारत को उत्तर और दक्षिण से घेर लिया है और भारत के सभी पड़ोसी देशों को भारत की तुलना में अपने पास ज्यादा ले लिया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने पाकिस्तान में $60 बिलियन मतलब 45 लाख करोड़ का निवेश किया है और ऐसे ही निवेश चाइना ने नेपाल और बांग्लादेश में भी किए हैं। इस रणनीति के द्वारा चाइना ने भारत को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से घेर लिया है और इसकी तुलना में भारत की सरकार पिछले 6 साल से सो रही है। हिंदू मुस्लिम का बकवास कर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ क्रोधित कर अपने जुमले की दुकान चला रही है। अब हम दूसरे मुद्दे की बात करेंगे। क्या भारत चीन से आए पदार्थों का बहिष्कार कर सकता है? इसके लिए हमें चीन से भारत कौन से सबसे बड़े पदार्थ आते हैं उसका विश्लेषण करना होगा और देखना होगा कि भारत की क्षमता यह पदार्थ बनाने में कैसी है। और अगर भारत चीन के पदार्थों का बहिष्कार करता है तो उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा। भारत का इंपोर्ट चीन से $70 बिलियन यानी 5.5 लाख करोड़ का था और भारत के एक्सपोर्ट चीन के तरफ सिर्फ $14 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ के थे। भारत के इंपोर्ट में सबसे बड़ा भाग इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो भारत के टेलीकॉम सेक्टर, बिजली सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है और 2019 में इलेक्ट्रिकल मशीनरी के इंपोर्ट भारत चाइना व्यापार के 30% थे। अगला सबसे बड़ा इंपोर्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स का, जो भारत में बिजली उत्पादन और केमिकल प्लांट में लगते हैं। यह भारत चाइना के व्यापार का 17% है। यह दोनों क्षेत्रों में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। यह वही बात हमने आपको समझाई थी कि चाइना जब पूरी दुनिया की मांग के हिसाब से पदार्थ बनाता है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ते मिलते हैं। और अगर भारत को चाइना से आने वाले पदार्थों का बहिष्कार करना है तो भारत को यही चीजें भारत में बनानी होगी या तो कहीं और से निर्यात करना होगा। जैसे हमने आपको समझाया था, अगर भारत यही चीजें भारत की मांग के हिसाब से भारत में बनाता है तो यह सभी चीजें भारत में महंगी बनेंगी और अंत में भारत के उपभोक्ताओं को इसका खर्चा उठाना पड़ेगा, जिसके कारण देश में महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे देश में निवेश और कम हो जाएगा। और जब भारतवर्ष में हर जगह चाइना के पदार्थों का बहिष्कार का अभियान चल रहा है, चाइना के पदार्थ जो भारत में आते हैं वह चाइना के एक्सपोर्ट के सिर्फ 3% हैं और पूरा का पूरा बहिष्कार करके भी भारत यह सामान देश में बनाकर भी चाइना को वो मुंह तोड़ जवाब जो देना चाहता है नहीं दे पाएगा। इससे भारत का ही नुकसान होगा, भारतीय उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। इसीलिए यह सोचने की बात है कि इस स्थिति में भारत कर क्या सकता है। इसके लिए भारत को चाइना के आक्रामक व्यवहार से परेशान देशों को एक साथ मिलकर चाइना से मेल भाव करना होगा। अमेरिका के नेतृत्व में एक क्वाड ग्रुप बनाया गया जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। यह क्वाड ग्रुप का उद्देश्य चाइना के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना है। यह चारों देशों को एक साथ मिलकर चाइना से बात करनी होगी, अपनी मिलिट्री और व्यापारिक शक्ति को मिलाकर चाइना से बात करना होगा। और इसका नेतृत्व करने के लिए अमेरिका अगर रुचि नहीं लेता है तो भारत का इसको नेतृत्व करना होगा। और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, जो खुद चाइना के आक्रामक व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान है, चाइना से मेलभाव करना होगा। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में और भारतीय महासागर में बढ़ते चाइनीज दबाव का एक साथ मिलकर सामना करना होगा। यह 3 देश एकजुट मिलकर चाइना की अर्थव्यवस्था के बराबर हैं। चाइना का 30% व्यापार दुनिया से इन 3 देशों पर निर्भर है और जब यह 3 देश एक साथ मिलकर बात करेंगे तो चाइना को सुनना ही पड़ेगा और इस कूटनीति से ही भारत चाइना को नियंत्रित कर सकता है। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको हमारा विश्लेषण और सुझाव कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो यह वीडियो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जितना भी ये बिकाऊ मीडिया मुसलमानों को देश के खिलाफ बताता है, यह वीडियो बताकर उन्हें बताएं कि हम देश को सुझाव देने के लिए सक्षम हैं और देश का भला चाहते हैं और इस देश को बर्बादी से रोकना चाहते हैं। सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। सत्यमेव जयते।